चलिए, गुड मॉर्निंग। सो नया स्टैंडर्ड शुरू कर रहा हूँ, एक्सटर्नल कन्फर्मेशन 505। चलिए पहले इसका शुरू करता हूँ स्कोप। तो स्कोप क्या है 505 का? इसका स्कोप सिर्फ यही है कि हमें ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करना है। क्या स्कोप है इसका? ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करना है, ठीक है। अच्छा, 505 असिस्ट भी करता है ऑडिटर को इन डिज़ाइनिंग एंड परफॉर्मिंग एक्सटर्नल कन्फर्मेशन प्रोसीजर्स। मतलब 505 हमें ये भी बताएगा कि हमें किस तरीके से कन्फर्मेशन प्रोसीजर्स डिज़ाइन करना है और परफॉर्म करना है, ठीक है। देखिए, दो बातें मैंने आपको कही कि 505 का उद्देश्य क्या है कि हमें एविडेंस ऑब्टेन हो जाए, ठीक है। दूसरा, ये ऑडिटर को असिस्ट भी करेगा, हेल्प भी करेगा कि वो किस तरीके से कन्फर्मेशन प्रोसीजर्स को डिज़ाइन करे और परफॉर्म करे, ठीक है। अच्छा, डेफिनेशन क्या है एक्सटर्नल कन्फर्मेशन की? तो ये एक एविडेंस है जो हमें डायरेक्टली मिलता है इन द फॉर्म ऑफ रिटन रिस्पॉन्स टू द ऑडिटर फ्रॉम अ थर्ड पार्टी इन पेपर फॉर्म और बाय इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। एग्जाम्पल देता हूँ, बैलेंस शीट में डेटर का बैलेंस दिख रहा है 5 लाख रुपए, ठीक है। मुझे डेटर से कंफर्म करना है क्या आपको सच में 5 लाख रुपए पे करना है, ठीक है। तो अब डेटर मुझे डायरेक्टली लिख के देगा कि हाँ मुझे 5 लाख रुपए पे करना है, इसी को बोलते हैं कंफर्मेशन। तो ये डायरेक्ट रिटर्न रिस्पॉन्स है। डायरेक्ट किसको? टू द ऑडिटर। कहाँ से आ रही है? फ्रॉम अ थर्ड पार्टी। पेपर फॉर्म में भी हो सकता है, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में भी हो सकता है। तो ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन एज अ डायरेक्ट रिटर्न रिस्पॉन्स टू द ऑडिटर फ्रॉम अ थर्ड पार्टी इन पेपर फॉर्म और बाय इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। दो तरीके के कंफर्मेशन रिक्वेस्ट होते हैं, एक होता है पॉजिटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट, एक होता है नेगेटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट। पॉजिटिव कंफर्मेशन क्या होता है कि मैं डेटर से बोलूँगा कि आप एग्री करते हो तो भी आप रिस्पॉन्स करो, आप एग्री नहीं करते हो तो भी आप रिस्पॉन्स करो। नेगेटिव कंफर्मेशन में क्या है, मैं उनसे बोलूँगा कि आप जब डिसएग्री हो तो ही रिस्पॉन्स करो, अगर आप एग्री हो तो रिस्पॉन्स मत करो। आपका रिस्पॉन्स नहीं आएगा तो मैं मान लूँगा कि आप एग्री थे। पॉजिटिव में आप एग्री हो या डिसएग्री हो, दोनों ही केसेस में आपको रिस्पॉन्स करना पड़ेगा। नेगेटिव में क्या है कि आप जब डिसएग्री हो तभी रिस्पॉन्स कीजिए। अब एक टर्म है नॉन रिस्पॉन्स और एक्सेप्शन, ठीक है। नॉन रिस्पॉन्स का सिंपली मतलब यही है कि उन्होंने रिस्पॉन्स नहीं किया, ठीक है, उन्होंने रिस्पॉन्स नहीं किया, ठीक है। या फिर उनके पास तक कुरियर पहुंचा ही नहीं, उनके पास तक मेरा रिक्वेस्ट पहुंचा ही नहीं, ठीक है। एक्सेप्शन का क्या मतलब है कि मैं जो इन्फॉर्मेशन कंफर्म करना चाह रहा था, ठीक है, उन्होंने वो इन्फॉर्मेशन नहीं कंफर्म की, कुछ और ही इन्फॉर्मेशन कंफर्म कर दी। मतलब मेरे इन्फॉर्मेशन में और उनके इन्फॉर्मेशन में कॉन्ट्रडिक्शन है। मैं अमाउंट कंफर्म करना चाह रहा था, उन्होंने एग्जिस्टेंस कंफर्म कर दिया। तो यहां पे इसको बोलते हैं एक्सेप्शन। एक सेकंड दीजिएगा मुझे बस। देखिए, जब ऑडिटर एक्सटर्नल कंफर्मेशन प्रोसीजर्स परफॉर्म करेगा तो कुछ बातों को ध्यान देगा, ठीक है। पहली बात, वो डिटरमाइन करेगा कि हमें क्या इन्फॉर्मेशन कंफर्म करनी है। दूसरा, वो इन्फॉर्मेशन मैं किस पार्टी से कंफर्म करूँगा, ठीक है। थर्ड, फिर कंफर्मेशन रिक्वेस्ट डिज़ाइन करेगा और फिर एक फॉलोअप रिक्वेस्ट देगा। देखिए, 4 बातें हैं। जब भी ऑडिटर एक्सटर्नल कंफर्मेशन प्रोसीजर्स को यूज़ करता है टू ऑब्टेन ऑडिट एविडेंस, तो कुछ बातों को कंसीडर करके चलता है। क्या क्या? कि हमें क्या इन्फॉर्मेशन कंफर्म करनी है। दूसरा, किस बंदे से कंफर्म करनी है। तीसरा, हम किस तरीके से रिक्वेस्ट डिज़ाइन करेंगे। और चौथा कि फॉलोअप रिक्वेस्ट। फॉलोअप रिक्वेस्ट का मतलब ये है कि उनका रिप्लाई नहीं आ रहा है तो हम उनको फॉलोअप करेंगे कि सर रिप्लाई कर दीजिए, ये वगैरह वगैरह जो भी है, ठीक है। अच्छा, अब पहला पॉइंट तो क्लियर है, डिजाइनिंग द इन्फॉर्मेशन टू बी कंफर्म्ड। आप देखोगे कौन सी इन्फॉर्मेशन आपको कंफर्म करनी है। बैलेंस कंफर्म करना है, एग्जिस्टेंस कंफर्म करना है, टर्म्स कंफर्म करनी है, क्या कंफर्म करना है। तो आप देखोगे कौन सी पार्टी से कंफर्म करना है भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आप देखोगे वो बंदा नॉलेजेबल होना चाहिए, ठीक है। तो नॉलेजेबल पार्टी से ही आप कंफर्म करोगे। डिज़ाइनिंग कन्फर्मेशन रिक्वेस्ट, तो आप कन्फर्मेशन रिक्वेस्ट को डिज़ाइन करते हो, ठीक है। डिज़ाइनिंग का मतलब यही है कि प्रॉपर आप उसका लेआउट बनाना, एड्रेस ही प्रॉपर लिखना, प्रॉपर सब्जेक्ट लिखना, फिर एक होता है रिटर्न एड्रेस देना, ठीक है। प्रॉपर जो स्कूल में एप्लीकेशन बनाते थे ना, तो टू दी प्रिंसिपल ऐसे लिखते थे, तो वैसे ही टू दी डेटर, फिर आप सब्जेक्ट लिखेंगे, हमें कंफर्म क्या करना है, फिर नीचे एक रिटर्न एड्रेस लिखेंगे, ठीक है। कि अगर डेटर को कुछ बातें रिस्पॉन्स करनी होगी तो वो कौन से एड्रेस पे करेगा, ठीक है, कौन से एड्रेस पे रिवर्ट बैक करेगा। तो हमें रिटर्न एड्रेस भी देना पड़ता है, ठीक है।
तो इसको बोलते हैं डिज़ाइनिंग ऑफ कंफर्मेशन रिक्वेस्ट, ठीक है। पहला एक लेआउट डिज़ाइन करेंगे, फिर टू दी डेटा, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर नीचे एक अपना रिटर्न एड्रेस दे देंगे, ठीक है, कि अगर सामने वाले बंदे को रिवर्ट करना होगा तो कहाँ रिवर्ट करेगा। अच्छा, जब भी आप कंफर्मेशन रिक्वेस्ट डिज़ाइन करो तो कुछ फैक्टर्स को कंसिडर करके चलो। एसर्शंस कौन सा आपको कंफर्म करना है, रिस्क कितना है, ठीक है, आपका अभी तक का प्रायर एक्सपीरियंस क्या रहा है, ठीक है, आप कौन से मेथड से कम्युनिकेट करना चाह रहे हो, पेपर फॉर्म कि इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, क्या मैनेजमेंट ऑथराइज करेगा कि नहीं करेगा, और सामने वाली बंदी की एबिलिटी है कि नहीं है कन्फर्म करने की। तो जब भी आप कंफर्मेशन रिक्वेस्ट डिज़ाइन करो, ठीक है, तो कुछ बातों को सोच के चलो, कुछ फैक्टर्स को कंसीडर करके चलो। असर्शंस कौन सा आप कंफर्म करना चाह रहे हो, रिस्क कितना है, प्रायर एक्सपीरियंस आपका क्या कहता है, मेथड ऑफ कम्युनिकेशन आप क्या करना चाह रहे हो, मैनेजमेंट को ऑथराइजेशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ठीक है, और लास्ट में सामने वाले बंदी की एबिलिटी, ठीक है, सामने वाले बंदी की एबिलिटी। फिर फॉलो अप रिक्वेस्ट, तो फॉलो मैंने आपको समझा दिया कि अगर आपको रिक्वेस्ट, आपको अगर रिप्लाई टाइम एक विद इन रीजनेबल टाइम में नहीं मिलता है तो आप फिर फॉलो अप करते हो, ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग है मैनेजमेंट रिफ्यूजल टू अलाउ द ऑडिटर टू सेंड अ कंफर्मेशन रिक्वेस्ट। मैनेजमेंट मना कर रहा है। देखो, आपको किसी डेटर से, किसी क्रेडिटर से कंफर्म करना होता है तो आप पहले मैनेजमेंट से पूछते हो कि सर हम कंफर्म करना चाह रहे हैं, हम कंफर्म कर लें, ठीक है, लेकिन मैनेजमेंट ने मना कर दिया, मैनेजमेंट ने मना कर दिया। तो 3 पॉइंट है। सबसे पहला हम इंक्वायरी करेंगे कि मैनेजमेंट क्यों मना कर रहा है, ठीक है, उसकी रीजनेबलनेस को चेक करेंगे। दूसरा, उसका इम्प्लीकेशन देखेंगे कि मेरे रोमम पे क्या इम्प्लीकेशन पड़ रहा है। पहला पॉइंट है, हम पहले इंक्वायर करेंगे कि मैनेजमेंट मना क्यों कर रहा है, उसका रीजनेबलनेस चेक करेंगे, ठीक है। दूसरा, हम इसका इम्पैक्ट देखेंगे कि इसका इम्पैक्ट मेरे रोमम पे क्या पड़ रहा है। और तीसरा, हम ऑल्टरनेट प्रोसीजर्स परफॉर्म करेंगे। और फिर भी बात अगर नहीं बनती है, ठीक है, तो मैं मॉडिफाई कर दूंगा 705 के हिसाब से, ठीक है। अच्छा, अब रीजनेबलनेस, जैसे मैनेजमेंट मना कर रहा है तो उसकी रीजनेबलनेस कैसे चेक करेंगे, ठीक है। तो इसका मैंने आपको एग्जांपल क्लास में कराया था कि अगर क्लाइंट आपका बोलता है कि सर मेरा और डेटर का कोई लीगल केस चल रहा है, ठीक है, मैंने उसको सामान भेजा था बट वो कह रहा है कि हमारे पास सामान पहुंचा ही नहीं, ठीक है, और वो हमारा पैसा नहीं देना चाह रहा है, हमारा उसका केस चल रहा है। तो अगर आप उससे कंफर्मेशन करोगे तो वो तो गलत ही बोलेगा आपको, ठीक है। और क्लाइंट मुझे प्रॉपर प्रूफ दिखा रहा है कि सर देखिए ये ईवी बिल बना हुआ है, सर देखिए ये कुरियर का बिल है, सर देखिए प्रॉपर ये इन्वेंट्री है, मतलब हर एक चीज़ दिखा रहा है मुझे, तो मुझे प्रूफ हो रहा है कि नहीं यार मैनेजमेंट सही बोल रहा है। तो कभी कभी मैनेजमेंट मना करता है तो हमें ये भी चेक करना होता है कि रीजनेबल ग्राउंड है कि नहीं है। अगर रीजनेबल ग्राउंड है तो ठीक है, ठीक है। अच्छा, अब नेगेटिव कन्फर्मेशन देखो। नेगेटिव कन्फर्मेशन मैंने आपको पहले ही बोला, नेगेटिव कन्फर्मेशन का मतलब यही है कि सामने वाला बंदा तभी रिस्पॉन्स करेगा जब वो डिसएग्री होगा। सामने वाला बंदा तभी रिस्पॉन्स करेगा जब वो डिसएग्री होगा, ठीक है। अब एक ऑडिटर नेगेटिव कन्फर्मेशन रिक्वेस्ट कब यूज़ करेगा? 4 केसेस में। पहला, ऑडिटर को लगता है कि रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट बहुत कम है। ऑडिटर को लगता है कि रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट बहुत कम है। दूसरा, जो पॉपुलेशन है, जो इन्फॉर्मेशन की पॉपुलेशन है वो बहुत बड़ी है और साथ ही साथ बहुत छोटे अमाउंट की है। बड़े बड़े नंबर्स में है लेकिन छोटे अमाउंट के हैं, जैसे 10,000 5,000 तो छोटे नंबर है बट बड़े अमाउंट, बड़े क्वांटिटी में है, ठीक है। तीसरा, वेरी लो एक्सेप्शन रेट इज़ एक्सपेक्टेड। मतलब लगता ही नहीं है कि कुछ एक्सेप्शनल डेटा हमें मिलेगा, ठीक है। बहुत एक्सेप्शन रेट इज एक्सपेक्टेड, लो एक्सेप्शन रेट इज एक्सपेक्टेड। लास्ट बोल रहा है कि ऑडिटर इज नॉट अवेयर ऑफ सर्कमस्टांसेस, मतलब ऑडिटर को पता ही नहीं है कि सामने वाला बंदा डिसरिगार्ड कर सकता है। देखो, नेगेटिव कन्फर्मेशन में क्या है कि अगर वो रिप्लाई करता है तो मतलब वो डिसएग्री होगा, वो रिप्लाई नहीं करता है तो वो एग्री होगा, ठीक है। बट अब मान लो अगर सामने वाले बंदे के पास पहुंचा ही नहीं मेरा रिक्वेस्ट, तो वो तो रिप्लाई करेगा नहीं, और हम क्या मान के चलेंगे कि वो एग्री करता होगा, ठीक है। या फिर वो उसके पास पहुंच गया बट वो रिप्लाई नहीं करना चाह रहा है, तो हम तो क्या मान लेंगे कि वो एग्री करता होगा इन्फॉर्मेशन से। तो ऑडिटर को ये हालात पता ही नहीं है कि सामने वाला टाल सकता है। अगर उसको पता होता कि सामने वाला टाल सकता है तो वो नेगेटिव नहीं पॉजिटिव यूज़ करता, बट उसको पता ही नहीं था कि सामने वाला टाल सकता है, सामने वाले की नीयत में खोट है, इसी वजह से वो नेगेटिव यूज़ कर रहा है। देखो, नेगेटिव में रिस्क तो है, नेगेटिव कन्फर्मेशन में रिस्क तो है, सामने वाला रिप्लाई ही नहीं किया तो,
क्योंकि हम तो फिर मान लेंगे ना कि सामने वाला एग्री करता होगा। तो ये 4 ग्राउंड्स है जहाँ पे हम नेगेटिव कन्फर्मेशन रिक्वेस्ट को यूज़ कर सकते हैं। पहला, रिस्क, ऑडिटर को लगता है रिस्क बहुत कम है। दूसरा, बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है लेकिन छोटे अमाउंट की है, ठीक है। तीसरा, ऑडिटर को लगता है कि एक्सेप्शन रेट बहुत कम है। और चौथा, ऑडिटर को पता ही नहीं है कि सामने वाला टाल भी सकता है। ऑडिटर को लगता है नहीं, सामने वाला नहीं टालेगा, ठीक है। 1 सेकेंड दीजिएगा। उसके बाद फिर जो भी एविडेंसेस है उसको इवैल्यूएट करेंगे, ठीक है। जो भी हमें रिस्पॉन्स आए उसको कैटेगराइज करेंगे, ठीक है। मतलब कैटेगराइज कैसे करेंगे? ऐसे रिस्पॉन्स जो एग्रीड हैं इन्फॉर्मेशन से, ऐसे रिस्पॉन्स जो डिसएग्री है इन्फॉर्मेशन से, ठीक है। कुछ एक्सेप्शनल रिस्पॉन्स है, कुछ अनरिलायबल रिस्पॉन्स है, तो हम कैटेगराइज करेंगे इसको, ठीक है। देखो, कुछ लोग होंगे जो एग्री करते होंगे, उसको एक कॉलम में डालेंगे। कुछ लोग होंगे जो डिसएग्री करते होंगे, उसको एक कॉलम में डालेंगे। कुछ रिस्पॉन्स ऐसे होंगे जो अनरिलायबल हैं, उसको एक कॉलम में डालेंगे। कुछ रिस्पॉन्स ऐसे हैं जो एक्सेप्शनल हैं, उसको अलग कॉलम में डालेंगे। तो इसको इस तरीके से हम कैटेगराइज करेंगे। ये था मेरा ऐसे 505। अच्छा देखिए, माइंड मत कीजिएगा, मुझे कफ हो रखा है, ठीक है। तो मैं बहुत तेज़ बोल नहीं पा रहा हूँ और स्नीजिंग प्रॉपर हो ही रही है बार बार, तो इस वजह से थोड़ा माइंड मत कीजिएगा। और देखिए, मैं चाहूँ तो 2-4 दिन रेस्ट करके फिर बना दूँ ऑडियो, लेकिन मैं नहीं चाहता कि आप लोग का एक दिन भी लॉस हो, ठीक है। ये सब ठीक है, लाइफ का हिस्सा है यार, मैं ये सब चीज़ माइंड नहीं करता इतना, ठीक है। चलिए, तो एक्सटर्नल कन्फर्मेशन 505 फिर से एक बार होता ना, वॉक थ्रू करा दे रहा हूँ। तो 505 क्या है? एक्सटर्नल कन्फर्मेशन। इसका उद्देश्य क्या है कि हम एविडेंस ऑब्टेन करें, ठीक है। 505 ऑडिटर को असिस्ट करता है एक्सटर्नल कन्फर्मेशन प्रोसीजर्स को डिज़ाइन करने में, परफॉर्म करने में, ठीक है। डेफिनेशन क्या है? एक सेकंड दीजिएगा बस मुझे। ठीक है, तो एक्सटर्नल कन्फर्मेशन क्या है? एक डायरेक्ट रिटर्न रिस्पॉन्स है, ठीक है, टू द ऑडिटर फ्रॉम अ थर्ड पार्टी इन पेपर फॉर्म और बाय इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, ठीक है। पॉजिटिव कन्फर्मेशन क्या होता है? जिसपे सामने वाला बंदा एग्री करता होगा तो भी रिस्पॉन्स करेगा, डिसएग्री करता होगा तो भी रिस्पॉन्स करेगा। नेगेटिव कन्फर्मेशन क्या है? वो जब डिसएग्री करता होगा तो ही रिस्पॉन्स करेगा। नॉन रिस्पॉन्स क्या है? उसने रिस्पॉन्स ही नहीं किया या उसके पास पहुंचा ही नहीं। एक्सेप्शन कि हम कन्फर्मेशन करना चाह रहे थे कुछ और, उसने कन्फर्मेशन कर दिया कुछ और। उसके बाद जब भी हम एक्सटर्नल कन्फर्मेशन प्रोसीजर्स लगाएं तो कुछ बातों को ध्यान दें। क्या? पहला, इन्फॉर्मेशन हमें क्या कंफर्म करना है। दूसरा, किस बंदे से कंफर्म करना है। तीसरा, प्रॉपर रिक्वेस्ट को डिज़ाइन करें। और चौथा, फॉलोअप रिक्वेस्ट भेजें, ठीक है। फॉलोअप रिक्वेस्ट भेजें। डिज़ाइन करने का मतलब ये प्रॉपर लेआउट होना चाहिए, प्रॉपर सब्जेक्ट होना चाहिए, और साथ ही साथ एक रिटर्न एड्रेस होना चाहिए। सामने वाला बंदा अगर रिस्पॉन्स करेगा, रिवर्ट बैक करेगा तो कहाँ करेगा, ठीक है। तो आपको प्रॉपर अपना एड्रेस भी देना है। और फॉलोअप का सिंपली मतलब यही है कि अगर आपको रिस्पॉन्स नहीं मिलता है तो आप प्रॉपर फॉलोअप करते रहो, ठीक है। मैनेजमेंट रिफ्यूज़ कर रहा है तो 3 ग्राउंड्स है, आपको चेक करना है कि वो क्यों मना कर रहा है, इंक्वायर करना है। दूसरा, उसका इम्पैक्ट देखना है आपके रोमम पे। और तीसरा, आपको ऑल्टरनेट प्रोसीजर्स परफॉर्म करना है, ठीक है। बट अगर ऑल्टरनेट प्रोसीजर्स में बात नहीं बन रही है, आपको एविडेंसेस नहीं मिल रहे हैं, तो फिर आप मॉडिफाई कर दोगे 705 के हिसाब से, ठीक है। देखो, मैनेजमेंट रिफ्यूज़ल में मैंने आपको बोला था कि आपको रीजनेबिलिटी चेक करनी है, ठीक है। अगर ग्राउंड्स जो है वो रीजनेबल है तो आप चला सकते हो, ठीक है। बट रीजनेबल नहीं है तो फिर आप मॉडिफाई कर दोगे ओपिनियन को। फिर कौन कौन से केसेस में हम नेगेटिव कन्फर्मेशन यूज़ करते हैं? जब रिस्क कम है, ठीक है, पॉपुलेशन बहुत बड़ी है लेकिन स्मॉल नंबर्स की है, ठीक है, स्मॉल अमाउंट की है, ठीक है। वेरी लो एक्सेप्शन रेट इज एक्सपेक्टेड, और ऑडिटर को पता ही नहीं है कि सामने वाला टाल सकता है, ठीक है। फिर उसके बाद जो भी हमें रिस्पॉन्स मिले उसको कैटेगराइज करेंगे, ठीक है। कितने लोग एग्री करते हैं, कितने लोग डिसएग्री करते हैं, कितने लोग ने रिस्पॉन्स ही नहीं किया, उसको कैटेगराइज करेंगे और उसके बाद उसको इवैल्यूएट करेंगे, ठीक है। उसके बाद उसको इवैल्यूएट करेंगे। तो ये था मेरा 505, ठीक है। होपफुली आपने रिटेन किया होगा, रिकॉल किया होगा चीज़ों को। बार बार सुनिएगा इसको, ठीक है। तो मैं फिर से बोल रहा हूँ, मेरी पढ़ाई और मेरा पढ़ाना नहीं रुकेगा, ठीक है। मैं अपना पढ़ाता रहूँगा, नोट्स बनाता रहूँगा, ऑडियो बनाता रहूँगा, ठीक है। और देखो, यही डेडिकेशन आप लोग का भी होना चाहिए, यही डेडिकेशन आप लोग का भी होना चाहिए कि पढ़ाई रुकनी नहीं चाहिए, ठीक है। चलिए, इसको शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। चलिए, थैंक यू।